हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आ जाइए जी, आ जाइए। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। गुड इवनिंग, कैसे हो? हेलो नूर, आभार, गोस्वामी जी, हेलो आभा, कुमार, आकांक्षा, खुशबू, गुड इवनिंग। तो बेटा स्वागत है आपका एक नए चैप्टर में, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक बल गतिकी का लेक्चर नंबर 1। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बेटा अब आपके लिए फाइनली एनटीए ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है 5 मई। वो तो वैसे ही डिसाइड था कि 5 मई को आपका एग्जाम होना है। ओके मयंक ठाकुर, वो भी करेंगे बेटा। इस चैप्टर को खत्म कर ले, फिर पैरेलल में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक चलाएंगे। हाँ, नीट एनटीए लेगा बेटा। ओके, गुड इवनिंग। मैं एकदम बढ़िया हूं। हाँ जी, ओके। आतिफ, हेलो, गुड इवनिंग। मिक्चा में दुक्कड़म, हाँ जी, गुड इवनिंग। ये चैप्टर ये मान के चलो बेटा 9-10 लेक्चर ये लेगा, 9-10 लेक्चर ये लेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। हाँ जी बेटा, कोई भी चैप्टर कितने दिन चलना होता है नॉर्मली, वो कोई भी चैप्टर मुश्किल से मुश्किल बड़ा चैप्टर हो तो वो ज्यादा दिन लगता है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन अगर कोई नॉर्मल चैप्टर है, जैसे कि ये थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है, तो इसको लगने चाहिए 9 से 10 दिन लगने चाहिए। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आप किस तरीके से यहाँ पर बाकी चीजों में ध्यान दे रहे हैं, उसके ऊपर। हाँ जी, ओके, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। शुभम बंगवाल बेटा, वो आपकी इच्छा बेटा। ओके, यहाँ पे आके रिवीजन भी कर सकते हो इस बहाने, अगर आपने पढ़ा भी हुआ है तो। हाँ अच्छा, सुनो, देखो ध्यान से बेटा। क्या अपन गुरुवार को 2 बजे एक एक्स्ट्रा क्लास ले ले, क्योंकि हमें इस चैप्टर को निपटाना भी है और फिर बीच में मैं शायद 1-2 दिन के लिए 2 दिन के लिए अवेलेबल ना रहूं। ओके, उस वजह से तो मैं चाहता हूं कि मैं आपकी वो क्लासेस की भरपाई हो जाए और अपना नुकसान भी ना हो। तो हम गुरुवार को 2 बजे ना मैं आपकी क्लास लूंगा, गुरुवार को 2 बजे। यानी कि आज क्या है? आज है अपना मंगलवार, परसों 2 बजे मैं आपकी क्लास लूंगा बेटा एक्स्ट्रा। हाँ जी, ओके सब। और सर और पढ़ाया करो 2 घंटे तक। बेटा 2 घंटे का मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पाता ना। मैं तो चाहता हूं, मैं तो तुम्हें पढ़ाने की बहुत इच्छा होती है मेरी, बट टाइम कहाँ मिल पाता बेटा। ओके, तो उस दिन मैंने टाइम ढूंढा है, बड़ी मुश्किल से टाइम निकला है और फिर मेरे पास आया है। ओके, कल और बता दूंगा मैं आपको इसके बारे में। कल ले लो, कल नहीं ले पाऊंगा ना, क्योंकि कल फिर बुधवार है, बुधवार को फिर 3 बजे ए स्टार वालों की क्लास होती है, तो फिर टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही गजब का चैप्टर है, और इंपॉर्टेंट बात ये कि इससे नीट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लिख के ले लो, कम से कम 2 क्वेश्चन इसके जरूर आएंगे। हाँ, तो ये है आपका रासायनिक बल गति की इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। आसान भी है, कैलकुलेशन भी है, बढ़िया चैप्टर है ना, एकदम मस्त चैप्टर है। और कम से कम नीट में 2 क्वेश्चंस तो इसके आएंगे ही आएंगे। ओके, 12th का चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, आप इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। शानदार चीजें हैं, बढ़िया से अगर चीजें समझेंगे तो अच्छे से होती भी चली जाएगी। और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और होता है इसमें, नाभिक, जो कि आपको फिजिक्स में पढ़ना है। तो यहां पे अगर इसको पढ़ लोगे ना तो फिजिक्स में उसको पढ़ना ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, तो गुड इवनिंग। हाँ जी सर, ऐसा कोई चैप्टर है जिससे नीट में क्वेश्चन ना आए? यार बेटा, ऐसे तो बहुत सारे चैप्टर है भी जो नई एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, क्योंकि बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है 12th वाला, तो उसकी फिर अलग से तैयारी कैसे हो पाएगी। हाँ, अब चलो यहाँ पर बाकी बातें बाद में करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। ये फिजिकल केमिस्ट्री का है भाई। अब बात करें इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, क्या क्या बातें हैं जो हमें जाननी है। कोई अभिक्रिया, देखो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ा रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। अब फिर क्लास 11th और 12th में आपने उनके बारे में और ज्यादा
डिस्कशन किया, अच्छे से पढ़ा। तो हमने कक्षा 11वीं में एक चैप्टर होता है ऊष्मागतिकी, जो यह बताता है कि कोई अभिक्रिया होगी या नहीं। डेल्टा जी का मान अगर 0 से कम है तो अभिक्रिया होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यह चैप्टर क्या बताता है? रासायनिक बल गतिकी। यह अभिक्रिया की गति को बताता है। कोई अभिक्रिया हो रही है तो कितनी तेजी से होगी, कितनी धीमी होगी, अभिक्रिया का वेग क्या होगा, कितने समय में पूरा क्रियाकारक उत्पाद में बदल जाएगा। तो यहां पर हम अभिक्रिया की गति के बारे में अध्ययन करेंगे, अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझेंगे। ओके, तो यह चैप्टर आपको यह बताएगा, इसमें आपको अभिक्रिया के वेग के बारे में ही बात करनी है बस। अभिक्रिया का वेग कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, उनके बारे में सारी चीजें यहां पर हमें देखनी है। ओके, क्लियर? हाँ, टेस्ट का सिलेबस बता दो। जोश बटलर बेटा ऑलरेडी मैंने टेस्ट का सिलेबस पिछली क्लास में बता दिया था, फिर भी मैं बता दूं कि आपका केमिकल बॉन्डिंग, विलियन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 3 चैप्टर पूरे, और आज और कल में जितना हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लेंगे, रासायनिक बलगतिकी पढ़ लेंगे, उतना आएगा। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। काइनेटिक्स। अब बात करें आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। वैसे इस चैप्टर में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आप सीखोगे। बेसिक परिचय, अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, वेग नियम यहां पढ़ेंगे हम, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की क्रियाविधि और अणुसंख्यता। क्रियाविधि मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इनके बारे में हम जानेंगे। अर्धायु काल के बारे में पढ़ेंगे यहां पर। छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं का संघट्ट सिद्धांत क्या होता है। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है बेटा ये। ओके, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है, और फिर देन अभ्यास प्रश्न। सिंपल चैप्टर है, अगर आप ढंग से समझेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। आज क्या क्या पढ़ने वाले हम? परिचय, अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रिया वेग, वेग नियम, फिर वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक बेटा इसके बाद स्टार्ट करेंगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पैरेलल में स्टार्ट करेंगे। ओके, हाँ जी, स्टार्ट करें। अब थोड़ा सा ना हम थोड़ा सा पढ़ने की ओर बढ़ते हैं, और फिर वापस से मैं आपके यहां पर सारी बातें क्लियर करवाता हूं। ओके जी, तो बात ऐसी है, घर जैसी है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, तो आपको बढ़िया से देखना है, अच्छे से फटाफट से हेडिंग वेडिंग डाल लो। रासायनिक बलगतिकी चैप्टर स्टार्ट करते हैं बढ़िया से। ओके, सारी चीजों को समझते हैं बेटा, और शुरुआत से ही अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट हो तो आपको ये लगना चाहिए कि अब तो इसको मैं बढ़िया से करके रहूंगा, पिछले वाला जैसा भी हुआ उससे बढ़िया ये होना चाहिए। ओके, पिछले वाला चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखा जाए तो बेटा है चैप्टर बहुत बढ़िया ही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चीजें ज्यादा है, तो थोड़ा बड़ा सा हो जाता है वो। ओके, और कई बार हम उसको जब समझने लगते तो टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। अदरवाइज वो भी बहुत सिंपल चैप्टर है, बढ़िया है। सबसे पहले हमने उसमें चालकता वाला पोर्शन देखो, उसमें 3 पार्ट है। चालकता, अब चालकता में आपको कौन सा टॉपिक टफ लगा उस पर थोड़ी सी मेहनत कर लो। फिर उसके बाद देखा वैद्युत रासायनिक इलेक्ट्रोड विभव वाला पोर्शन, ननसर्ट समीकरण वाला पोर्शन, उसमें देखो कौन सा टॉपिक आपको हार्ड लगा, उस पे थोड़ा सा मेहनत कर लो। फिर लास्ट में वैद्युत अपघटन हमने देखा, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडे के नियम देखे, उसमें देखो कौन सा पार्ट हार्ड लगा। और फिर लास्ट में जो सेल बैटरियां हैं, वैद्युत अपघटन के उदाहरण हैं, उनको अगर आप ढंग से समझोगे तो क्लियर हो जाएंगे। ओके, 1-2 बार उन जो वैद्युत अपघटन अभिक्रियाओं के उदाहरण थे उनको लिख लिख के बढ़िया से समझ लेना, लिख लिख करके प्रैक्टिस किया करो, लिख लिख करके प्रैक्टिस किया करो, दिमाग में लंबे टाइम तक सेव रहेगा वो। ओके, तो उस बात पे ध्यान रखना। अब यहां पर आते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर बेसिक इंट्रोडक्शन, परिचय। हाँ, तो यहां पर अगर हम बात करें रासायनिक बलगतिकी है क्या। रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन की मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, अभिक्रिया की क्रियाविधि, क्रियाकारक और उत्पादों की सांद्रताओं में परिवर्तन आदि का अध्ययन करते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि यार इसमें हम ये देखेंगे, जैसे कि मैंने क्या किया, कोई रॉकेट है, जैसे कि हम दिवाली पे अनार चलाते हैं, अनार
जलाया एकदम बर बढ़िया से उड़ने लगता है। तो वहां पर हमने क्या देखा भाई, कितनी देर तक ये चलेगा, यहां पर हम समय की बात करेंगे, कितनी देर में अभिक्रिया खत्म होगी, कब तक चलेगी, इतने समय में कितना क्रियाकारक उत्पाद में बदल जाएगा। जब हम किसी फटाके के बढ़िया से माचिस लगाते हैं ना, स्टार्टिंग में बढ़िया सा उसमें रोगन भरा होता है, बारूद भरा होता है, तो स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन जैसे 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 उसमें रॉकेट खत्म, उसमें बारूद खत्म होने लगता है, ओके, तो फिर वो एकदम बुझ सा जाता है। तो सेम वही चीज यहां पर है, जब स्टार्टिंग में बढ़िया सांद्रता रहेगी, एकदम बढ़िया से अभिक्रिया चलेगी। तो यहां पर उन्हीं के बारे में हमें अध्ययन करना है बेटा। तो यहां पर अब हम स्टार्ट करते हैं। परिचय, रसायन विज्ञान की या भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें क्रियाकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर अर्थात अभिक्रिया के वेग का अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता हो, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। बलगतिकी कहलाती है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। कहलाती है। ओके, जैसे उष्मागतिकी ये बताता है कि कोई अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। साम्य अवस्था वाला चैप्टर ये बताता है कि अभिक्रिया कब जाकर के रुक जाएगी, जब साम्य आ जाएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। और यहां पर ये चैप्टर हमें ये बताएगा अभिक्रिया कितनी तेजी से होगी। ठीक, तो ये वाली बात है। ओके, तो भौतिक रसायन के बारे में हमने यहाँ पर परिचय में इतना देखा। अब अभिक्रियाएं कौन सी धीमी होगी, कौन सी तेज होगी, अब अगला पार्ट हमारे पास यहाँ पर आता है, अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती है। ओके, तो सेकंड पड़ाव आता है हमारे पास इसमें अभिक्रियाओं के प्रकार, कि भाई कितनी प्रकार की अभिक्रियाएं होगी और हम किस प्रकार की अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो अब सेकंड हेडिंग डाल लो, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। सेकंड हेडिंग डाल लो, अभिक्रियाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ओके, अब यहां पर हम अभिक्रियाओं के प्रकार ऐसे नहीं देखेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, जल योजन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया नहीं देखेंगे। हम देखेंगे समय के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, भाई कितने समय में वो कंप्लीट हो रही है। तो कोष्टक में लिख लेंगे बेटा समय के आधार पर। ओके, कि भाई वो कब तक कंप्लीट हो जाएगी उसके आधार पर। तो उसमें तीन तरह की कैटेगरी है। एक, पलक झपकते खत्म। आपने दो परख नलियां ली, इसमें कुछ विलयन भरा हुआ है, इसमें कुछ विलयन भरा है, जैसे इसमें डाला तुरंत अवक्षेप बन गया। इसमें AgNO3 है, इसमें NaCl है, दोनों को मिलाया तुरंत अवक्षेप बन गया। आयनिक अभिक्रिया बहुत फास्ट होती है। इसमें अम्ल है, इसमें क्षार है, तुरंत मिलाया लवण बन गया, बहुत फास्ट होती है, विद इन अ सेकेंड। ओके, बहुत ही 1 सेकंड से भी कम समय में, बहुत 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 कम समय में यह अभिक्रिया होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं का वेग ज्ञात ही नहीं कर सकते। अब कोई अभिक्रिया पलक झपकते होगी, आपसे पूछे कि इसका वेग कितना है, बस पलक झपकते हो जाती है। तो
हाँ है ना। तो ऐसी अभिक्रियाओं के वेग की गणना ही नहीं कर सकते हम। तो यहां पर सबसे पहली आती है आपके पास अति तीव्र अभिक्रिया, वेरी फास्ट रिएक्शन, अति तीव्र अभिक्रिया, वेरी फास्ट रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जो बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाती है। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे, वे अभिक्रियाएं जो बहुत ही कम समय में, वह अभिक्रियाएं जो बहुत ही कम समय में, कम समय में, अब बहुत ही कम समय का मतलब जैसे कि अगर इसका हम कुछ वैल्यू वगैरह देखें तो 10 की घात -14 सेकेंड या 10 की घात -16 सेकेंड, बहुत ही कम समय है ये। ओके, 0.000000 फिर एक आए, ठीक है, बहुत ही कम समय, ठीक है, बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाए, संपन्न हो जाती हो, ठीक है, हो जाती हो, अति तीव्र अभिक्रिया कहलाती है, अति तीव्र अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। ओके, और अगर कोई रिएक्शन इतनी फास्ट हो जाएगी तो इनके वेग की हम गणना नहीं कर सकते। इन अभिक्रियाओं के लिए इनके वेग की गणना करना असंभव होता है। होता है। कौन कौन से अभिक्रिया, जैसे कि उदाहरण आयनिक अभिक्रियाएं, आयनिक अभिक्रियाएं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, करण अभिक्रियाएं, आदि, यह बहुत ही तीव्र गति से होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, उदाहरण भी लिखेंगे, पहले ये लिख लो, तुरंत डालते ही फटाफट से रिएक्शन हो जाएगी। ओके, इनके वेग वगैरह ज्ञात करना लगभग असंभव होता है। कौन कौन से रिएक्शन से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम बात करें, उदाहरण तो यहां लिख लिया, जैसे कि अगर हम बात करें AgNO3 के अंदर मैंने क्या मिलाया, NaCl मिलाया बेटा। सिल्वर नाइट्रेट के अंदर जैसे ही मैं सोडियम क्लोराइड मिलाता हूं तुरंत यहां पर क्या बन जाता है, AgCl का अवक्षेप बन जाता है और NaNO3 अलग हो जाता है। अवक्षेपण अभिक्रियाएं, ये आयनिक अभिक्रियाएं होती है, मतलब इसका धनायन इसके ऋणायन को और इसका ऋणायन इसके धनायन को अप्रोच करे। तो Ag+Cl- और NO3- Na+, ये फटाक से यहां पर ये श्वेत अवक्षेप बन जाएगा। बहुत ही फास्ट होता है ये। ओके, ठीक, सेम इसी तरीके से जब हम बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवाएंगे H2SO4 के साथ, तो यहां पर भी क्या होगा, इसमें भाई ये अम्ल है, अम्ल क्या देगा, H+ आयन देगा, सल्फेट ऋणायन बन जाएगा, इसका बेरियम धनायन तुरंत उसके साथ मिलकर के बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना लेगा, मतलब एक अघुलनशील पदार्थ बना लेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, तो यहां से बेरियम पर आवेश है +2, सल्फेट पर आवेश है -2, तो BaSO4 बन गया, और यहां पर इसका धनायन उसका यहां पे 2HCl ये बन गया। तो यह भी क्या होता है बेटा, श्वेत अवक्षेप होता है। यह अभिक्रियाएं बहुत ही तेजी से संपन्न होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बताऊं मैं, जैसे कि आपने अम्ल लिया, एक क्षार लिया,
HCl रिएक्ट विद बेस, ये अम्ल है, ये क्षार है, तो ये तुरंत H प्लस आयन देगा, ये तुरंत OH माइनस देगा, तो इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ इंटरेक्ट करके NaCl बना लेगा और प्लस यहां पर जल बना देगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाओं के वेग ज्ञात कर पाना लगभग असंभव होता है, क्योंकि बहुत ही फास्ट होती है। तो ये समझ में आ गया आपको कि हम इन अभिक्रियाओं की तो बात ही नहीं करेंगे। ओके, हाँ जी। डन मामला। ओके, तो ये वाली बात अपन ने देखी। अब इसके बाद आता है बेटा आपके अगला, दूसरी होती है आपकी अति मंद, बहुत ही स्लो अभिक्रिया, बहुत ही धीमी। सेकंड आएगी आपके पास अति तीव्र के बाद अति मंद अभिक्रिया। सेकंड लिख लो आप, अति मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत ही धीमी, मतलब वे अभिक्रियाएं जो अनंत काल तक चलती रहती है, मतलब जिनके बारे में ये नहीं कह सकते कि अभिक्रिया कब खत्म होगी। इनका भी अभिक्रियाओं का वेग ज्ञात कर पाना लगभग असंभव ही है। जैसे कि लोहे पे जंग लगना, क्या एक दिन में लोहा खराब हो जाता है? नहीं, वो रखे काफी टाइम होता है, तब जाकर के वो खराब हो जाता है। ओके, तो आप ये नहीं देख सकते ना, जैसे कि अगर आपने लोहे को पानी में रखा, भाई बाहर नमी वमी रख दिया, बरसात में रख दिया, तो आपने उस पे देखा एक दिन हल्का हल्का ब्राउन हुआ, फिर अगले दिन बहुत ज्यादा, थोड़ा ज्यादा ब्राउन हुआ, फिर अगले दिन 4-5 दिन बाद देखा और ज्यादा ब्राउन हो गया। एक घंटे में देखो कितना ब्राउन हुआ, ज्ञात कर सकते हो आप? 1 घंटे, भाई यहां से 3 बजे मैंने देखा और 4 बजे तक देखा, तो क्या उसका जो भूरापन और ज्यादा बढ़ गया? बिल्कुल नगण्य परिवर्तन होगा, पता ही नहीं कर सकते, मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है, इतना कम परिवर्तन होता है। तो अति मंद अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो बहुत ही धीरे धीरे होती है, बहुत ही धीरे धीरे संपन्न होती है, जो ऐसा लगता है कि ये तो चलती रहेगी, चलती रहेगी। या फिर रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय। रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो धर्मी पदार्थों का, जैसे कि रेडियम है, आपने सुना होगा ना, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। ये लगातार क्या करते रहते हैं? छोटे छोटे कण उत्सर्जित करते रहते हैं, अपने में से कण रिलीज कर रहे हैं, मतलब ये खुद खत्म हो रहे हैं। कब खत्म होंगे पता नहीं है, बस कर रहे हैं। ये अभिक्रिया अनंत समय तक चलती रहती है। ओके, तो अति मंद अभिक्रियाओं में बेटा वे अभिक्रियाएं जो अनंत समय तक चलती रहती हो, इनके लिए भी अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना असंभव होता है। जैसे कि इसके उदाहरण, लोहे पे जंग लगना, अच्छा कल यार एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर लोहे पे जंग लगने पर लोहे का क्या होगा, उसका भार बढ़ेगा या घटेगा, तो मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, जब लोहे पे जंग लगने लगेगा बेटा, तो उसमें जो लोहा है ना शुद्ध, वो तो कम होने लगेगा, लेकिन उसके ऊपर वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और उसके ऊपर जल के अणु जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं, तो कुल टोटल में उसका वेट बढ़ जाएगा, लेकिन जो प्योर लोहा है वो घटता चला जाएगा। ओके, उसके ऊपर ऑक्साइड्स की या जल योजित अणुओं की लेयर चढ़ने लग जाएगी। ओके, जो जबकि प्योर लोहा वो घटने लग जाएगा, जो उसके अंदर प्योर था वो खत्म होने लग जाएगा।
ओके, तो लोहे पे जंग लगना, यह भी क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, धीमा प्रक्रम है। सेम इसी तरीके से रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय, रेडियो धर्मी बोले तो रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय, क्षय होना मतलब उसका समय के साथ साथ खत्म होते जाना। तो ये दो रिएक्शन तो ऐसी होती है जिनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, एक बहुत तेजी से हो जा रही, एक बहुत धीमी हो जा रही। भाई कुछ ऐसी हो ना जिसको मतलब ज्ञात कर सके, एक तय समय में खत्म हो जाए, बस उन्हीं का हम ज्ञात करते हैं। मॉडरेट रिएक्शन, मंद गति वाली अभिक्रिया या मध्यम गति वाली अभिक्रिया, ये भी हमारे काम की नहीं है, ये भी हमारे काम की नहीं थी। ओके, तो अब यहां पर थर्ड हेडिंग डालोगे आप, यहां पर कौन सी थर्ड आपके पास, मध्यम गति, मध्यम या मंद गति रिएक्शन, मंद गति अभिक्रिया, मॉडरेट रिएक्शन। जो कि एक निश्चित समय में समाप्त हो जाए, वे अभिक्रियाएं जो एक निश्चित समय में समाप्त हो जाती हो, हाँ या ना। ओके, तो उनके लिए हम वे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या मिलाया, मैंने मिला दिया कोई एक केमिकल है, उसमें दूसरा केमिकल मिला दिया, दोनों में धीरे धीरे चेंज हो रहा था, एक टाइम पर अभिक्रिया रुक गई, तो हाँ भैया अब खत्म हो चुकी है, क्रियाकारक खत्म हो चुका है, उत्पाद बन चुका है, तय समय में ये काम हो चुका है, तो हम बोल देंगे कि हाँ यार इस अभिक्रिया का वेग ज्ञात किया जा सकता है। ओके, तो वे अभिक्रियाएं, वे रिएक्शंस जो कि एक निश्चित समय में समाप्त हो जाती हो, निश्चित समय में संपन्न हो जाती हो, संपन्न हो जाती हो, ठीक। इनके लिए तो हम इन अभिक्रियाओं के वेगों की बात करेंगे जो कि नॉर्मल अभिक्रियाएं होती है, दैनिक जीवन में जो चलने वाली है, जंग वंग वाली नहीं, ठीक है। इनके लिए हम आसानी से अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं, अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि सर कौन सी अभिक्रिया, HCl का बनना, बहुत सारी अभिक्रियाएं आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे या आपने पढ़ी होगी, अमोनिया का निर्माण, हेबर प्रोसेस, बहुत सारी। जैसे कि उदाहरण, हाँ जी, क्लियर, हाँ एस्टर का जल अपघटन। तो देखो यहां पर H2O2 का विघटन, H2O2 का विघटन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब टूटेगा तो किस तरीके से टूटेगा, यहां पर क्लियर, हाँ बिल्कुल। जैसे कि अगर हम बात करें H2O2, H2O2 बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, जब ये टूटता है तो क्या देता है, एक जल का अणु देता है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब इसको बैलेंस किया जाए तो यहां पे सिर्फ 2 लगा दो ताकि 4 हाइड्रोजन हो जाए, तो यहां 2 लगा दो, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, 2 यहां रहे, 2 ये रहे। हाँ, N2 प्लस Cl2 की रिएक्शन, वेरी गुड वेरी गुड। सर कैसे पता चलता है कि वो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, भाई जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा, एक जिसका पीएच बहुत ज्यादा है, एक जिसका पीएच बहुत कम है, दोनों कहां पे संतुष्ट होंगे, बीच में, हाँ या ना। ओके, तो इस समय के साथ साथ जब दोनों ये मिलेंगे तो लवण बनाएंगे, लवण का पीएच बीच का ही रहेगा ना, हाँ या ना। ओके, ये हो गया। N2O5 का विघटन, N2O5 का विघटन, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, हम पढ़ेंगे इनके बारे में आगे। N2O5 बेटा जब टूटता है तो ये क्या देता है, NO2 देता है प्लस O2 देता है, 2 नाइट्रोजन है तो यहां 2 लगा दिया। अच्छा,
फिर ऑक्सीजन कितना हो गया 4 6 5 है यहाँ, तो ऐसा करो यहाँ 2 लगा लो, ठीक है 4, यहाँ 2, यहाँ पे 4 लगा दो, हो गया बैलेंस। नाइट्रोजन हो गए 4, ऑक्सीजन 10, तो उधर भी 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया। ठीक, आइस का पिघलना बिल्कुल वो भी एक नॉर्मल प्रोसेस ही एक समय में खत्म हो जाता है। आप बड़ी क्लास क्यों नहीं लेते हो बेटा? गौतम जी मेरे पास कहाँ लूं, बताओ कब लूं, बताओ। जिस दिन मैं लेने की कोशिश करता हूं उस दिन पहले क्लासेस वगैरह आ जाती है, किसी की 12 बजे से क्लास चल रही होती है, थोड़ी बहुत दया आ जाती है और कुछ नहीं। अगला, इसके अलावा HCl का निर्माण, कि जब हम H2 गैस को जब Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहां पर क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ओके, दो लिक्विड गैस जिसमें भी बनाना चाहते हो। ओके, हरी पाटीदार बेटा इसमें आती है तो लिखनी पड़ेगी ना, ये तो लिखनी पड़ेगी थ्योरी तो। अब मैं इसको डायरेक्ट लिखवा दूं क्या? शेक नीट बेटा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ना उस चीज की, कि इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दिया क्या है। अभी देखो यहां पे भी करेंगे। ओके, हाँ एस्टर का जल अपघटन, वेरी गुड, ये 3 लिख लिया आपने। अब यार इसमें यही पंगा हो जाता है कि पेज खत्म होते हैं फिर दिक्कत आ जाती है। हाँ जी, ये लिख लिया आपने, क्लियर, यहां तक हो गया। हाँ ये 3 लिख लो और अपन लिखते रहेंगे फिर आगे। हाँ एक और लिख लो, जैसे कि एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन, बाकी रिएक्शन इसकी आगे देख लेंगे। एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ एस्टर का जल अपघटन, इसकी अभिक्रिया आगे देख लेंगे कि किस तरीके से एस्टर मिल करके अम्ल और एल्कोहल बनाता है। हाँ ठीक, ओके, तो आप ये समझ गए। हाँ भाई ठीक है, हाँ पता चल गया, मुझे पता चल गया, तुम्हें आता है भाई, पता है, बहुत बढ़िया बात है। तो डन, ओके, ये तीनों अभिक्रियाएं हो गई। अब हमने अभिक्रियाओं के प्रकार को देख लिया, तो अब इन अभिक्रियाओं में वेग कैसे ज्ञात करते हैं, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, किस तरीके से उसको यहां पर सारी चीजें अपन क्लियर करते हैं। ओके, ये वाला अब इसको बाद में करेंगे, पहले अपन कुछ और टॉपिक्स पढ़ लेंगे। यही तो पंगा है ना, पेज खत्म हो जाते हैं यार। हाँ, अब ये बाकी चीजें अपन देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लर्न करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, ट्रिक लिखवा रखी है। अब हेडिंग डाल लो आप, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, शॉर्ट में लिखते हैं बेटा इसको ROR, ROR, जैसे होता है ना RRR, वैसे होता है ये ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। अब किसी अभिक्रिया का वेग कैसे ज्ञात किया जाता है, आइए चलिए हम यहां पर बात करें। किसी अभिक्रिया का वेग कैसे ज्ञात किया जाता है? हाँ ठीक है बेटा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये एल्कोहल बना, आप एस्टर बना रहे हो बेटा, एस्टर को अपघटन नहीं कर रहे हो। हाँ एनसीईआरटी पढ़नी अभी नहीं बेटा, अभी पढ़ने की बात कर लो ना यार, फिर तुम 17 बातें करते हो, फिर मेरे से बोलते हो कि सर आप कमेंट क्यों नहीं देखते हो। अभी जो पढ़ा रहा हूं इसको पढ़ो ना, सारा फोकस यहां पे रखो ना। अभिक्रिया का वेग, जैसे कि मान लो, सपोज कीजिए कोई अभिकारक है बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, उत्पाद में। कोई अभिकारक है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, उत्पाद में। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में एकांक समय में या एकांक जैसे कि 1 सेकंड में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग कहलाती। सुनो, समय के साथ साथ क्या होगा, इसकी सांद्रता घटती जाएगी, इसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये तो क्रियाकारक है भाई। क्रियाकारक समय के साथ साथ घटता जाएगा, उत्पाद बढ़ता जाएगा। तो किसी एकांक समय पर, जैसे कि इस सेकंड पर, जैसे कि t बराबर 5 सेकंड पे, t बराबर 2 सेकंड पर, सर रिएक्शन कोई सिविक
रिवाइज करवा दो ना यार, तुम बेटा दूसरी पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हो, पढ़ लो ना यहाँ पर भी। सर रिएक्शन कोई सी वीक रिवाइज करवा दो ना। कौन सी रिएक्शन रिवाइज करवाऊं भाई, इसमें क्या रिवाइज करना है तेरे को? ये रिएक्शंस अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी इनको वेट कर लो। ओके, जैसे कि सपोज करो, माना कोई अभिक्रिया है, माना आप क्रिया कारक से उत्पाद में जा रहे हो, तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है कि एकांक समय में क्रिया कारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। एकांक समय में क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। दाब में भी हो सकता है परिवर्तन अगर गैसीय अभिक्रिया है तो। ओके, तो यहां पर ये क्रिया कारक, सपोज करो ये उत्पाद है, अभिक्रिया क्रिया कारक और उत्पाद जानते ही हो आप। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता या दाब में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। का वेग कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ओके, तो अभिक्रिया का वेग बेटा हम कैसे लिखते हैं, सारी चीजें यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आप कोई अभिक्रिया का वेग लिखना चाहते हैं, अभिक्रिया का वेग शॉर्ट में हम लिखेंगे अब हर बार ROR। यह क्या होगा, क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, बटे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। ओके, अब जरा देखो ध्यान से, कोई भी अभिक्रिया होगी तो मान लो अगर मैं उदाहरण ऐसा लूं जैसे कि ये A क्रिया कारक है और B उत्पाद है, अगर इसके मैंने प्रारंभ में बेटा 10 मोल लिए, जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई तो ये तो 0 रहा, लेकिन समय के साथ साथ इसकी मात्रा घटती जाएगी, 9 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, डॉट 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 डॉट, एक टाइम पर ये खत्म हो जाएगा। तो समय के साथ साथ इसकी मात्रा घटती जाएगी और उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। तो यहां पर क्रिया कारक में तो कमी होने लगेगी, उत्पाद में वृद्धि होने लगेगी, हाँ या ना? ओके, तो सांद्रता क्रिया कारक की घटने लगेगी, उत्पाद की बढ़ने लगेगी। तो यहां पर जो अभिक्रिया का वेग है उसके आगे हम प्लस और माइनस लगाएंगे, प्लस उत्पाद के लिए, माइनस क्रिया कारक के लिए। सांद्रता का मतलब होता है कंसंट्रेशन, डेल्टा परिवर्तन को दिखाता है ना, अंतर को, किसमें, सांद्रता में, अपॉन में डेल्टा टी प्लस माइनस। तो यहां पर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का एक फॉर्मूला आया कि यार क्रिया कारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, जहां C क्या है बेटा, सांद्रता। ओके, और ये डेल्टा C क्या है, सांद्रता में परिवर्तन, और डेल्टा T क्या है, समय में परिवर्तन। ओके, ये बात लिख लो एक थोड़ी सी। अब जरा देखो ध्यान से, जो अभिक्रिया का वेग प्लस और माइनस है,
यहां पर आप सोच रहे होंगे कि यार ये अभिक्रिया का वेग प्लस और माइनस क्या बता रहा है। प्लस मतलब अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है, माइनस का मतलब अभिक्रिया के वेग में कमी। ये बात भी मैं लिखवा देता हूं। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमने हटा लिया है, इसको हटा देता हूं मैं। ओके, जो प्लस चिन्ह है ना, ये जो प्लस चिन्ह है बेटा यहां पर, ये प्लस चिन्ह, ठीक है। प्लस चिन्ह हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? उत्पाद के लिए, उत्पाद के लिए। माइनस चिन्ह किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? क्रियाकारक के लिए। शायद आप जानते होंगे, क्रियाकारक के लिए। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी, तो उसकी सांद्रता बढ़ती जा रही और माइनस उसकी सांद्रता में कमी आती जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कोई भी अभिक्रिया का वेग कभी ऋणात्मक होता ही नहीं, धनात्मक होता है। प्लस और माइनस सांद्रता में कमी या वृद्धि को बता रहे हैं, जो मैंने यहां पर आपको बता दिया, ठीक है। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग सदैव धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है, ठीक है। अभिक्रिया का वेग सदैव धनात्मक होता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। प्लस और माइनस तो यहां पर क्या बता रहे? उत्पाद के लिए, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है, और माइनस क्रियाकारक के लिए, क्योंकि समय के साथ साथ क्रियाकारक की सांद्रता घटती जा रही है। जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर ये जो बोर्ड पर आप पहला डायग्राम देख पा रहे हो ना बेटा, इस डायग्राम में देखो, ए क्रियाकारक है, बी उत्पाद है। कैसे पता? तीर का चिन्ह। अब यहां पे देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन ले रखी इधर, y अक्ष पे ले रखी है सांद्रता, x अक्ष पे ले रखा है टाइम। ये यहां पे देखो आपको एक जार दिखाई दे रहा होगा, एक परख नली, जिसमें इतना सारा केमिकल भरा हुआ है। समय के साथ साथ इसकी सांद्रता घटती गई, घटती गई, घटती गई, और क्रियाकारक सिर्फ इतना रह गया। और उत्पाद जो पहले कुछ भी नहीं था, देखो ये वाली बोतल पूरी खाली है, तो ये वाली एक बोतल है जो कि खाली है। ओके, तो यहां पर धीरे 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 समय के साथ साथ इसकी सांद्रता बढ़ती गई और ये थोड़ा भर गया। मतलब क्रियाकारक तो खत्म हो रहा है, उत्पाद बढ़ रहा है, तो इसकी सांद्रता में कमी आएगी, इसकी सांद्रता बढ़ रही है। ओके, हाँ या ना? लेकिन होगा वेग धनात्मक ही। ये क्वेश्चंस लगाएंगे हम, पहले उस पर इतना देख लेते हैं। हाँ, इतनी बात हो गई, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर सर ये हमने क्या देख लिया? हमने ये देख लिया अभिक्रिया का वेग। अब अभिक्रिया का वेग कितने टाइप का हो सकता है, अब इस पे हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आता है हमारा अभिक्रिया के वेग के प्रकार। अभिक्रिया का वेग कितने प्रकार का हो सकता है? तो दो प्रकार का होता है, एक होता है औसत वेग, एक होता है तात्क्षणिक वेग। दोनों समझते हैं, बढ़िया से क्लियर करते हैं। थोड़ा सा कुछ थ्योरी आएगी जो कि लिखनी तो पड़ेगी, शुरुआत है, थ्योरी तो आएगी बेटा इसमें। अब इतनी भी नहीं है कि आप बोरी हो जाओ, समझते समझते करते रहो। या तो आपने टॉपिक पहले पढ़ रखा है इसलिए आपको लग रहा है कि सर थ्योरी बहुत ज्यादा हो रही है। ओके, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, यहां पर अभिक्रिया के वेग का प्रकार, अभिक्रिया के वेग के प्रकार। अभिक्रिया के वेग बेटा बेसिकली दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। यहां पर ही मैं यहां पर इसको क्लासिफाई कर देता हूं। एक होता है औसत वेग, एवरेज, एवरेज रेट। ओके, यहां वेग का मतलब वेलोसिटी आप बोल सकते हो, लेकिन यहां पे उसकी दर, कितनी देर, कितने समय तक वो अभिक्रिया चल रही है, किस दर से चल रही है। और एक होता है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग किसी समय पर, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट। अभिक्रिया का वेग दो तरह का होता है, एक होता है औसत वेग, निश्चित समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन, कि भैया इस समय t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड में
के दौरान अभिक्रिया का वेग ज्ञात करो। भाई एक निश्चित समय अंतराल आ गया ना कि t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड तक अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो वो तो है औसत वेग। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए किसी क्षण पर t बराबर 5 पर अभिक्रिया का वेग बताओ, t बराबर 5 सेकंड पर अभिक्रिया का वेग बताओ, उसी पॉइंट पर, उसी पर, तो वो होता है इंस्टेंटेनियस वेग, तात्क्षणिक वेग, किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग, तो वो तात्क्षणिक वेग। ओके, हाँ जी। तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा औसत वेग, औसत वेग क्या होता है, इसमें इधर अलग लिख लेना, इधर अलग लिख लेना। ओके, निश्चित, किसी निश्चित समय अंतराल पर अभिक्रिया का वेग औसत वेग कहलाता है। औसत वेग आर एवरेज, आर का मतलब रेट, दर, औसत वेग कहलाता है। और तात्क्षणिक वेग किसी क्षण पर, किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है, किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। वेग को अपन आर से, रेट से दर्शाते हैं, और इंस्टेंटेनियस INS टी भी लिख लो, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। एक बार ये लिख लो, अभी एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। हाँ जी, तो वेग दो तरह के होते हैं, औसत वेग और एक तात्क्षणिक वेग। ओके, डन है मामला, सब सिंपल है, पूरा चैप्टर सिंपल लगेगा, आपको अच्छे से सारी चीजें समझनी है। ओके, अब आगे। हाँ, अरे यार, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर कुछ और चीजें हैं जो हम यहां पर समझेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए, मान लीजिए यहां पर हम एक ग्राफ बनाते हैं। सपोज कीजिए ए, माना ए क्रियाकारक है, बी उत्पाद है। ओके, ए क्रियाकारक है, बी उत्पाद है। तो अगर हम बात करें ए, ये बड़े कोष्टक में लिखी हुई है बेटा सांद्रता, ए की सांद्रता, इधर सांद्रता बढ़ रही है, इधर ये टाइम है, समय है। तो हमें पता है ए क्रियाकारक है, क्रियाकारक समय के साथ साथ घटता जाएगा क्योंकि उत्पाद बन रहा है ना, तो समय के साथ साथ इसकी सांद्रता में कमी आने लगेगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम कोई निश्चित समय अंतराल ले लें, जैसे कि मान लो यहां पर एक समय मैंने मान लिया t1 और यहां पर एक समय मान लिया मैंने t2, तो t1 और t2, t1 से t2 के बीच में जो अभिक्रिया का वेग है वही आएगा आपका औसत वेग। तो जरा देखो ध्यान से, t1 समय यहां पे टच कर रहा है, तो इस समय पर इसकी सांद्रता इतनी है, और t2 इस ग्राफ को यहां पे टच कर रहा है, इस समय पर y अक्ष पर सांद्रता इतनी है। यस और नो? ये t1 समय यहां पे सांद्रता मान लो आप a1, और ये t2 समय यहां पे सांद्रता मान लो आप a2। क्लियर हो गया? तो इस ग्राफ में अगर आप समझेंगे तो ये a1 क्या है, t1 समय पर a की सांद्रता, यस और नो? और a2 क्या है, t2 समय पर a की सांद्रता, a की सांद्रता, यस और नो? तो औसत वेग कैसे लिखा जाएगा? तो औसत वेग बहुत ही सिंपल है,
आर एवरेज कैसे लिखा जाएगा? अंतिम सांद्रता, भाई सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ कि भाई अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, अंतिम सांद्रता A2 माइनस A1 बटे में परिवर्तन में लगा समय T2 माइनस T1। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन हमको पता है कि भैया पहले सांद्रता ज्यादा थी, बाद में सांद्रता कम हो गई, मतलब इन दोनों का अंतर तो ऋणात्मक आएगा, पक्का 100% है। तो यहां पर इसको हमने माइनस लिख दिया, परिवर्तन को डेल्टा से दर्शा दिया, एक ही सांद्रता में परिवर्तन बटे यहां पर ये डेल्टा टी समय अंतराल ले लिया, तो ये आ गया ना हमारे पास आर एवरेज। यस और नो? तो अगर आप यहां पर इस तरीके से देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। इसी तरीके से आप उत्पाद के लिए लिख सकते हैं, उत्पाद में बस यहां पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा और यहां पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि उत्पाद समय के साथ साथ बनता जाता है। क्लियर? हाँ या ना? तो अगर हम बात करें आर एवरेज, तो एक ही बाद में सांद्रता, भाई T2 समय पर सांद्रता इतनी, T1 पर इतनी, तो अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता करेंगे तो अंतर ऋणात्मक ही तो आएगा, क्योंकि आप कम सांद्रता में से ज्यादा घटा रहे हो। डन डनाडन डन, ये बात क्लियर हो गई। अब एवं अगर मुझे तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना हो तो किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है। जैसे कि सपोज करो मैं इस पॉइंट पर ज्ञात करना चाहता हूं, किसी एक पॉइंट पर ज्ञात करना चाहता हूं। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूंगा बेटा, तो यार इसकी सांद्रता तो एक फिक्स वैल्यू आएगी, कोई अंतर थोड़ी ना आएगा। भाई अगर मैं इस पॉइंट पे ज्ञात करूं तो उसकी सांद्रता कितनी आएगी? इस समय पर इस बिंदु पर T1 भी यही है, T2 भी यही है, तो डेल्टा टी जो अंतर है वो तो 0 हो गया। समझो ना, अगर इस पॉइंट पर मैं ज्ञात करूं, इस बिंदु पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात करूं, तो इस बिंदु के लिए तो यहां पे एक ही नीचे बिंदु आएगा y एक्स अक्ष पर, तो उसके लिए तो T1 भी वही है, T2 भी वही है, तो T1 T2 का अंतर कितना आएगा? 0 आएगा, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 0। तो तात्क्षणिक वेग अगर हम ज्ञात करें, यहां पर r इंस्टेंटेनियस अगर हम ज्ञात करें बेटा, क्लियर हुआ? अगर हम यहां पर तात्क्षणिक वेग ज्ञात करेंगे तो तात्क्षणिक वेग क्या होगा? किसी पॉइंट टी पर, इस बिंदु पर देखो ध्यान से, इसके लिए तो T1 और T2 दोनों सेम हो जाएंगे ना। क्लियर? ओके, तो इस बिंदु पर जो वेग होगा वही कहलाएगा औसत वेग। अब तो तात्क्षणिक वेग के लिए क्या होगा? डेल्टा टी शुड बी 0। जो अंतराल है वो कितना हो जाएगा? बिल्कुल 0 हो जाएगा। ओके, तो लिमिट लगा देंगे, बस इसके लिमिट लगा देंगे। डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 0 की ओर अग्रसर होगा, दोनों में कोई अंतर होगा नहीं। ठीक है, डेल्टा टी शुड भी क्या हो जाएगा? यहां पर इसको ऐसा लिख लो, लिमिट जो डेल्टा टी है टेंड्स टू 0 हो जाएगा। लिमिट लगा दो बस आर एवरेज के, तो किसी अंतर होना ही नहीं चाहिए। तो इसका किसी निश्चित समय पर यहां पर अगर मैं क्या करूं, माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, तात्क्षणिक वेग इस तरीके से ज्ञात करेंगे कि यार अगर ये अंतराल मैंने बिल्कुल 0 कर दिया तो उस समय पर वेग आएगा आपके पास औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, जिसको अगर हम ऐसे लिखें तो आर इंस्टेंटेनियस माइनस है, डेल्टा क्या बताता है? अंतर को बताता है। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, अल्पांश जो ये अंतर है ये कन्वर्ट हो जाएगा डी में, डी ए बाई डी टी। तो ये हो गया आपके ए का इंस्टेंट वेग, ए के सापेक्ष अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग, तो वो डी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डेल्टा तो अंतर को बताता है और डी
स्मॉल थोड़ा सा अल्पांश को बताता है, फिजिक्स में पढ़ोगे आप। ओके, फिर उस अल्प को जोड़ते 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 फिर समाकलन कर देते हैं तो पूरे का आ जाता है। फिजिक्स की चीज है वो, फिजिक्स और मैथ्स की चीज है। तो यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग क्रियाकारक उत्पाद दोनों का निकाल सकते हैं, औसत वेग ताक्षणिक वेग दोनों का निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहां तक कोई समझने में दिक्कत है आपको? एक बार ये मेरे को आप जरूर बता दें कि ताक्षणिक वेग औसत वेग समझने आया? ओके, पढ़ चुके हो? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अल्पांश डन डना डन डन, वेरी गुड। तो ये हमने देख लिया, औसत वेग देख लिया, ताक्षणिक वेग देख लिया। तो किसी भी तरीके से वेग लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं। तो अगर आपको कोई रासायनिक अभिक्रिया दे रखी हो तो उसके लिए वेग लिखे जा सकते हैं क्या? ओके, हाँ। अब यहां पर आगे किसी, अच्छा वेग लिखे उससे पहले वेग का मात्रक, वेग की इकाई, वेग की इकाई, वेग की इकाई, वेग की इकाई क्या होगी? ये क्या है? सांद्रता में परिवर्तन। तो ऊपर सांद्रता ही है, नीचे क्या है? समय है। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी बेटा? वेग की, ऊपर है सांद्रता, मोलरता के पदों में, ठीक है। तो मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स। ये dt क्या है? टाइम है। नेगेटिव क्यों आया बेटा? नेगेटिव इसलिए आया ना क्योंकि ए समय के साथ साथ कम हो रहा है, तो कमी को बता रहा है, वो कमी को बता रहा है। अभी हम आगे और पढ़ लेंगे इसको अच्छे से। हाँ जी, ये माइनस उसको बता रहा है, मोल लीटर इनवर्स, और यहां पर सेकंड प्रति सेकंड, तो यहां पे सेकंड इनवर्स आ जाएगा। ओके, तो ये आर की इकाई आ गई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोल, चूंकि हमें पता है 1 लीटर लिखो 1 डेसीमीटर क्यूब लिखो, बात एक ही है। तो यहां पे लीटर इनवर्स की जगह क्या हो जाएगा? डेसीमीटर क्यूब इनवर्स, और ये सेकंड इनवर्स, ये भी हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ, हो सकता है बेटा। ताक्षणिक वाला पार्ट रिपीट कर दो जरा, देख ध्यान से। किसी समय पर, किसी टी समय पर, तो जरा देख ध्यान से, अगर मैं इस बिंदु पर निकालना चाहूं तो इस बिंदु पर हम क्या करते हैं? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इस पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, तो उसका जो ढाल होता है वही यहाँ पर ये बताता है ना। इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं, तो स्पर्श रेखा का ढाल ही आपको ताक्षणिक वेग के बारे में बताता है। तो अपने को इतना नहीं जाना, हमें यहाँ पर बस डेल्टा टी, इस बिंदु पर T1 T2 दोनों सेम ही है, तो यहाँ पर डेल्टा टी का अंतराल कितना हो जाएगा? 0। तो लिमिट लगा दो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर ये जो बड़ा अंतर है बस छोटे से अंतर के बराबर आ जाएगा, dA/dt। ठीक है, क्लियर है मामला? इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग कैसे लिखा जाता है उस पर आते हैं। हाँ, तो अब हेडिंग डाल लीजिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति के रूप में ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ जी, क्वेश्चन लैंग्वेज समझ नहीं पाता हूँ, कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाते हैं बेटा। अयान इस पे बात करते रहेंगे। मेघा बेटा देख ध्यान से, अभी आएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो अभी देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बस अभी आपको ये समझना है, औसत वेग मतलब एक निश्चित समय अंतराल पर, ताक्षणिक वेग किसी क्षण पर, अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक वेग, औसत वेग किसी समय अंतराल पर अभिक्रिया का वेग। अब कोई रासायनिक अभिक्रिया दे रखी, उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग कैसे निकालूंगा? हाँ या ना? तो जैसे कि देखो ध्यान से, माना कोई रिएक्शन है, मैंने कोई अभिक्रिया मान ली, रोहित ठाकरे भी देख, कोई अभिक्रिया है M1A + M2
B gives N1C plus N2D। समझदार हैं आप? M1 M2 C1 N2 N1 N2 क्या है? हाँ, अभी सब बताएंगे ना अपन। प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव आएगा। अब जरा देखो ध्यान से, अगर आपसे मैं बोलूं इस अभिक्रिया में A और B क्रिया कारक है और C और D उत्पाद है, तो A तो और B समय के साथ तो खत्म होता जाएगा और C और D समय के साथ बनता जाएगा, हाँ या ना? इस अभिक्रिया के लिए अगर हम बात करें M1A प्लस M2B इक्वल, ये दे रखा है N1C प्लस N2D, तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, तो A के विलुप्त होने की दर क्या आप बता सकते हो? विलुप्त होने की दर क्या होगी? सर A समय के साथ साथ खत्म हो रहा है ना, इसलिए माइनस आया, हाँ या ना? तो A की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय माइनस dA/dt, ये हो गया A के विलुप्त होने की दर। C और D अरे उत्पाद है ना यार, ठीक है, ओके। अच्छा, B के विलुप्त होने की दर, क्योंकि B भी क्रियाकारक तो विलुप्त हो रहा है, विलुप्त होने की दर, विलुप्त हो रहा है इसलिए माइनस आएगा। B के लिए बात करें तो माइनस dB/dt लिख देंगे, यस और नो? अब C और D ये उत्पाद है तो इनके बनने की दर हम लिखेंगे, C के बनने की दर। अगर हम देखें C तो उत्पाद है, उत्पाद तो बन रहा होगा इसलिए प्लस आया, ओके, हाँ जी। तो dC/dt, ये C बन गया। और अगर हम बात करें D के बनने की दर, अगर इसको देखें तो D भी हमारा प्रोडक्ट है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस का dD/dt। क्या ये बात क्लियर हो गया? अरे पहले ही पूरे नोट्स तो बना ले, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, पूरा लिखो मत, हाँ। तो क्या ये समझ में आया? अब जरा देखिए ध्यान से, यहां पर कुछ पॉइंट्स में बोलना चाहूंगा। A के घटने की दर इतनी है, B के घटने की दर इतनी है। घटने का या विलुप्त होने का मतलब एक ही है बेटा, A और B समय के साथ घट रहा है और C और D समय के साथ बढ़ रहा है। क्या ये सब एक ही अभिक्रिया में हो रहा है? जरा देखो ध्यान से, क्या A और B क्रियाकारक है, C और D उत्पाद है। एक स्टेटमेंट में बोलूंगा यहां पर, सबके लिए अभिक्रिया का वेग समान होगा, सबके लिए अभिक्रिया का वेग समान होगा। यार ये एक ही अभिक्रिया है, एक ही अभिक्रिया में A भी है, B भी है, C भी है, D भी है। C और D बन रहा है, A और B घट रहा है। अरे जिस दर से A घट रहा होगा उसी दर से B घट रहा होगा ना, क्योंकि दोनों एक ही अभिक्रिया में आ रहे हैं। दोनों के घटने की दर बराबर इन दोनों के बढ़ने की दर, लेकिन इनको बराबर कैसे किया जाए, ये तो सबके लिए अलग अलग आ रहा है। तो यहां पर उसी को बैलेंस करने के लिए अब हम यहां पे कुछ करेंगे, ओके। किसी भी अभिक्रिया में देखो ध्यान से, मैंने यहां पर क्या लिखा था, एक अभिकारक है और एक उत्पाद है। तो जिस दर से क्रियाकारक घट रहा होगा उसी दर से तो उत्पाद बन रहा होगा यार। जैसे कि मान लो ये दो स्टेशन है, ये जयपुर है, ये दिल्ली है। एक ट्रेन जयपुर से दिल्ली की ओर 150 किलोमीटर प्रति सेकंड से, भाई जयपुर से तो ये दूर जा रही है लेकिन दिल्ली के तो नजदीक आ रही है, जैसे कि दोनों के बीच में डिस्टेंस 250 किलोमीटर की। तो जयपुर से ये ट्रेन 10 किलोमीटर आगे बढ़ गई, इधर 10 किलोमीटर नजदीक आ गई ना, तो बात तो सेम ही है, बस प्लस और माइनस का फर्क है। क्लियर हुआ? तो ये तो घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो जिस दर से ये घटेगा उस दर से ये बढ़ता रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर? ओके, ये समझ में आया? तो यहां पर कहा गया वो, हाँ, इतना सबके लिए लिख लिया, इतना सबके लिए लिख लिया, ओके।
अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक एवं उत्पाद दोनों के लिए समान होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे पद एक दूसरे के बराबर आएंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ये सब एक दूसरे के बराबर आएंगे? बिल्कुल बराबर आएंगे। लेकिन इनको बराबर करे तो करे कैसे? क्योंकि इनमें कुछ गुणांक भी है, इनमें कुछ गुणांक भी है। तो यहां पर अगर मुझे कोई ऐसी अभिक्रिया दे रखी हो जिसमें कुछ गुणांक भी आ रहे हो और उनका अभिक्रियाओं का वेग लिखना हो, तो इसके भी सापेक्ष लिख सकते हो, इसके भी सापेक्ष लिख सकते हो, इसके भी लिख सकते हो, इसके भी सापेक्ष लिख सकते हो। कैसे लिखोगे जरा देखो ध्यान से। तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग ROR, अगर मैं A के सापेक्ष लिखना चाहता हूं तो उसका रस समीकरण मिति गुणांक का भाग लगाना पड़ेगा 1/m1। m1 क्या है? इसका रस समीकरण मिति गुणांक। कोष्टक में -dA/dt, ठीक है, बरोबर A के सापेक्ष लिख दिया, अब B के सापेक्ष लिख दो, उसका रस समीकरण मिति गुणांक m2 -dB/dt। अभी क्वेश्चन करेंगे बेटा, अब सब समझ में आएगा। फिर माइनस क्यों आया? क्योंकि ये तो घट रहा है। और उत्पाद C, उसका गुणांक क्या था? N1, यहां पर आ जाएगा प्लस का dC/dt, ये तो बन रहा है, और ये बराबर होगा 1/N2 dD/dt। तो ये बात क्लियर है, यह बात क्लियर है हर्षी का बेटा। यहां पर आप को मैंने सिर्फ इतना बताया है अभिक्रिया के प्रकार, जो धीमी है, बहुत ही धीमी है, बहुत ही तेज है और मंद है। तो मंद गति वाली अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फिर उसमें मैंने आपको पढ़ाया अभिक्रियाओं का वेग के बारे में। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ओके, अगर क्रिया कारक है तो बेटा क्रिया कारक तो समय के साथ साथ घटता जाएगा ना, इसलिए आगे माइनस आया। ओके, और उत्पाद समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा, इसलिए यहां पे प्लस आया। बस यहां पर ये इक्वल कब होंगे? जब इनके गुणांकों का भाग लगा देंगे। डन है क्या मामला? डन है क्या मामला? तो यहां पर ये अभिक्रियाओं का वेग हमारे पास आया। क्लियर? ओके, क्लियर? बोलो, समझ आ रहा है आपको अच्छे से? अरे क्लियर कर पा रहे हो आप? चीजों को समझ पा रहे हो अच्छे से? डन है मामला? अब जैसे कि देखो ध्यान से, कुछ ROR अभिक्रिया में, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बटे रस समीकरण मिति गुणांक। वेरी गुड, हाँ ये बात क्लियर हो गई। अब कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आपको लिखना हो, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल उदाहरण लिखना चाहता हूं, हाँ, निम्न अभिक्रियाओं के लिए ROR का व्यंजक लिखें। ओके, जैसे कि पहली अभिक्रिया जनरल में लिख रहा हूं, जैसे कि यहां पे मैंने लिख दिया A + 2B gives 3C + 4D, ये मैंने लिख दिया। तो हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे? किसी भी A के सापेक्ष याद करना चाहता हूँ वो भी लिख सकता हूँ, B के सापेक्ष भी लिख सकता हूँ, C के। यहाँ पे बताओ कैसे लिखेंगे बेटा अभिक्रिया का दर? रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं A के सापेक्ष लिखना चाहता हूँ, ओके, A के सापेक्ष लिखना चाहता हूँ, तो dA/dt, ये घट रहा है, हाँ या ना? इसका गुणांक कितना है? 1 है, तो 1/1 कर दो, लिखने के बजाय यहाँ 1/1 कर देंगे, बराबर इसके 2 का भाग लगा देंगे, माइनस dB/dt आ जाएगा, हाँ या ना? और ये उत्पाद है, बन रहा है 1/3, तो यहां पर आ जाएगा प्लस dC/dt, और ये भी उत्पाद है तो यहां पे 4 का भाग लग जाएगा, पॉजिटिव साइन आएगा,
डी बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हो। वंदना बेटा अब आप बोल रहे हो थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, कभी बोलते हो समझ नहीं आ रहा है, तो क्लास में दोनों तरह के बच्चे हैं। क्लास में बेटा 400-500 बच्चे नहीं है, 8-10 हजार बच्चे हैं, ठीक। कर सकते हो ये वाला, जैसे ये किया। अगर मैं आपको कोई दूसरा क्वेश्चन दे दूं, H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl, अगर मैं इसके लिए रिएक्शन लिखना चाहूं तो यहां पे कर सकते हो। सर आप नेगेटिव क्यों ले रहे हो? अरे भाई ए और बी तो समय के साथ घट रहा है ना शालिनी, ए और बी तो समय के साथ घटेगा ना। मैंने आपको यहां पे लिखाया तो है प्लस उत्पाद के लिए माइनस क्रियाकारक के लिए। यस और नो? क्लियर? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डन है क्या मामला? डन है क्या? अब इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए कैसे लिखेंगे अभिक्रिया की दर? बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें बेटा, क्या ये अभिक्रिया बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है। प्लस आएगा ना प्रोडक्ट में? हाँ तो बेटा प्रोडक्ट में प्लस लगा दिया ना सबके आगे। एक बार और बता दीजिए, देख बेटा जैसे कि ये क्वेश्चन करना है, तो H2 और Cl2 क्रियाकारक ये घट रहे होंगे, तो सर यहां पर H2 की सांद्रता के आगे माइनस आएगा, गुणांक तो कुछ है ही नहीं इसका, बराबर ये H2 के घटने की दर बराबर होगी Cl2 के घटने की दर के, माइनस dCl2 बटे dt, ये भी घट रहा है और आपका HCl बन रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl बटे में dt ये बन रहा है, प्लस आएगा, लेकिन इसका ये बराबर होंगे तो यहां पे 1/2 का भाग लगाना पड़ेगा। Cl2 का कोई भी गुणांक नहीं है तो नहीं लगाया बेटा भाग उसका। क्लियर हुआ? NCERT संपूर्ण में कौन सी भाषा लिखी हुई बेटा? हिंदी भाषा लिखी हुई है, उसमें देवनागरी लिपि में लिखाया हुआ है। क्लियर? ओके, आसान है, बहुत सिंपल है, अच्छे समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे लिख सकते हो ना? लिख सकते हो? कोई दिक्कत है? नहीं लिख सकते हो? ये देखो, अच्छा अगर आपको बोला जाए कोई रासायनिक अभिक्रिया है N2O5, याद करो हमने N2O5 का विघटन पढ़ा था कि N2O5 को जब हम गर्म करेंगे तो यहां पर ये टूट करके NO2 देगा प्लस यहां पर O2 देगा। आपको बोल दिया जाए इसके लिए अभिक्रिया का वेग लिखो, N2O5 के लिए क्या अभिक्रिया का वेग लिखा जा सकता है बेटा? लिखा जा सकता है। पहले इसको बैलेंस करो, इसको बैलेंस करो। हाँ जी, यहां पे जैसे ही हम क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं, यहां पे जैसे ही हमने क्या लगाया था, हाँ 2 लगाते हैं, 2 लगाते हैं, यहां पे कितना हो जाएगा? ये 4, ये बैलेंस हो गई। कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन कि सर ये तो घटता जाएगा dN2O5 बटे dt, ये क्रियाकारक के घटता जाएगा, तो N2O5 के घटने की दर, ये दर इसके बराबर कब होगी? जब यहाँ पे 1/2 लगाएंगे, इसके गुणांक का भाग लगा देंगे, बरोबर ये उत्पाद है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1/4, फिर यहां पर आ जाएगा प्लस dNO2 बटे dt, ये बराबर किसके होगा? 1/1 प्लस का dO2 बटे dt। क्या ये ऐसे लिख सकते हो? क्या ये ऐसे लिख सकते हो? चाहे यहां से वेग निकालो, चाहे यहां से वेग निकालो, चाहे इसके सापेक्ष वेग निकालो, सेम ही आएगा। इसके सापेक्ष वेग निकालो, सेम ही आएगा। बोलो ना। अगर ये उल्टी कर दे तो ये क्रियाकारक हो जाएंगे, ये उत्पाद हो जाएंगे बेटा। अरे लिख सकते हो ऐसे। हरिओम पाटीदार, आज ही पूरा चैप्टर पढ़ाओगे क्या? क्यों? और दिन तो क्लास, ऐसा क्या आप डेली बोलते हो पूरा चैप्टर पढ़ाओगे? मत पढ़ो, मत आया करो। कोई एहसान कर रहे हो क्या यहाँ पे आ रहे हो तो? हाँ जी, क्लियर हो गया? ओके, अब यहां पर इतना करने के बाद भी ना फिर ऐसी बातें सुनने को मिलती है ना बेटा, तो दिल दुखता है। अब जैसे कि यहां पर गैस में अगर
प्रेशर दे रखा है तो फिर प्रेशर ले लेंगे, अगर प्रेशर दे रखा है तो प्रेशर ले लेंगे, दे रखा हो तो हम करेंगे उस पर भी बात। जैसे कि अब ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, हाँ जी, आपका पेन खत्म नहीं होता है क्या? तो बेटा ये क्लास जब 3 घंटे पार्सल लेते हैं तब क्यों याद नहीं आती आपको कि उसमें पेन खत्म नहीं होता है? देख रहे हो दोगलापन। हाँ, उदाहरण अभिक्रिया का वेग देखे अपन पहली वाली में, कर लोगे दोनों क्वेश्चन, सिंपल है, एग्जाम डेट आ गई बेटा, कर लोगे। यहां पर कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ए आप कर लेना, बी में करवा देता हूं। देखो यहाँ पे ये दोनों क्रियाकारक है, ये उत्पाद है, ये क्रियाकारक है, ये उत्पाद है, हाँ या ना, डन डना डन डन। तो अगर मैं सेकंड वाली रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, SO2 के घटने की दर डी SO2 बटे dt, ये घट रहा है, बराबर कर दो, 1/2 से भाग लगा दो, ये किसके बराबर होगा, DO2 बटे dt। तो O2 के घटने की दर, तो माइनस लगा दिया, इसका गुणांक कुछ भी नहीं है, ओके। यहां पर SO3 बन रहा है तो SO3 के बनने की दर बटे में इसका रस समीकरण मिति गुणांक, ये हो गया। क्लियर है? अरे लीला कर लूंगा चेक, भाई इतना मैसेज कर लेगा आप, आज ही पढ़ी थी क्या सारी? ए वाला आप कर लेना, डन है, समझ आ रहा है, ये हो गया। तो अब जैसे कि ये अभिक्रिया दे रखी है तो आप इसमें से 4 में से कोई एक ऑप्शन चूज करो कि ये किस अभिक्रिया के लिए है। हाँ जी, बताओ यह किस अभिक्रिया के लिए? एक अभिक्रिया की दर निम्न प्रकार से व्यक्त की जाती है तो अभिक्रिया है। आपको दर दे रखा है, अभिक्रिया के बारे में बात करना है। देखो प्लस लगा रखा है, यहां पे भी कुछ नहीं है मतलब प्लस ही मान ले, यहां पर माइनस लगा रखा है, यहां पे माइनस लगा रखा है। तो पहली बात तो हमें ये पता चल गई सर ये दोनों क्रियाकारक है, ए और बी क्रियाकारक है, क्योंकि इनकी सांद्रता समय के साथ घट रही है। देखो माइनस माइनस लगा रखा है, और ये प्लस प्लस है, सी के आगे प्लस, डी के आगे प्लस, सी और डी आपके उत्पाद है। तो यहां पर ए प्लस बी मिलकर के सी प्लस डी दे रहे हैं। इसमें कितने का भाग लगा रखा है, 4 का, तो इसका गुणांक 4 आ गया। इसमें कितने का भाग लगा रखा है, कुछ का भी नहीं, तो 1 का मान लेंगे। सी में 2 का भाग लगा रखा है और डी में 3 का भाग लगा रखा है, तो 4a प्लस बी बराबर 2c प्लस 3d। क्या यहां पर समझ आया? क्या ऑप्शन नंबर 1 हो गया? पहले क्वेश्चन को बैलेंस करना जरूरी। हाँ बेटा, रस समीकरण मिति गुणांक कब आते हैं? अभिक्रिया को बैलेंस करने पे ही तो आते हैं ना, अचानक से तो डायरेक्ट नहीं आएगा ना, बैलेंस करना पड़ेगा। डन है क्या? ओके, क्लियर, ओके, समझ आया? अगला क्वेश्चन ये वाला करो। निम्नलिखित अभिक्रिया में रेखांकित उत्पाद के निर्माण की दर, रेखांकित उत्पाद जो उसने रेखांकित कर रखा है, रेखांकित अभिकारक के विलुप्त होने की दर से किस प्रकार संबंधित है। अब इसने एक अभिक्रिया दे रखी है कि BrO3 माइनस, इसको रेखांकित मान रखा है, ये क्रियाकारक है बेटा और ये उत्पाद है, इनसे कैसे रिलेटेड है? तो बहुत सिंपल है, इसका गुणांक कुछ भी नहीं है, तो इसके घटने की दर बराबर इसके बनने की दर बटे में 1/3 आ जाएगा। इसमें ये दोनों बराबर कब होगी? इसका गुणांक 3 का भाग लगा देंगे ना उसकी सांद्रता में। अरे बोलो, तो यहां पर BrO3 तो माइनस के साथ आएगा। देखो ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ। लेकिन अगर हम देखो यहाँ डेल्टा लगा रखा है, कोई बात नहीं, डेल्टा BrO3 माइनस बटे डेल्टा T, ये घटता जाएगा, ओके, बराबर होगा 1/3 डेल्टा
BR2 बटे डेल्टा टी, ये बनता जाएगा प्लस। तो कहां पर है? वो यहां पर है। क्या हमको मालूम है? कर सकते हैं क्वेश्चंस, घबराने की बात नहीं है, बना सकते हो। अब तो आ रहा है ना आपको, पहली बार में मुश्किल लगेगा लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है ना। क्लियर हुआ? ओके। ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अब इस पे कर सकते हैं आप बात, इस क्वेश्चन पे बात कर सकते हैं क्या हम? एक अभिक्रिया दे रखी है A प्लस 2B बराबर 6C प्लस 2D में यदि t बराबर 0 पर प्रारंभिक सांद्रता A के सापेक्ष इतनी दे रखी है तो उसी समय पर B के लिए मान क्या होगा? इसको लिखोगे आप, क्लियर है? अरे भाई ये क्रिया कारक है तो इसके आगे माइनस आएगा क्योंकि ये घटता जाएगा। तो ये है BrO3 माइनस के घटने की दर, घटने की या विलुप्त होने की दर, और ये है आपके पास Br2 के बनने की दर, के बनने की दर के बराबर होगा। कब? जब इसके रस समीकरण मिति गुणांक का भाग लगा देंगे। हाँ जी। अब यहां पे इस क्वेश्चन को देखो जरा, t बराबर 0 पर इसकी इतनी दे रखी, उसकी ज्ञात करनी है, उसका मान क्या होगा? आसान है, इजीली हो रहा है, धीरे धीरे सब मक्खन होएगा बेटा, आप करने की कोशिश तो करो। और सर जो बीच में दिया है बेटा, बीच वाले से अरे यार पूछता तो उसकी बता दे, हमसे पूछा ही नहीं तो हम क्यों बताएं उसके बारे में? ठीक है ना, हमें जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसके बारे में बताएंगे। अब यहां पे ए के घटने की दर इतनी दे रखी तो बी के घटने की दर पूछ रहा है, डंडना डंडन। तो हम जरा देखें ध्यान से, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम तो ROR जानते हैं, हम तो ROR जानते हैं कि यार ए के घटने की दर माइनस DA बाई DT, या डेल्टा में लिखना हो तो डेल्टा में लिख दो, माइनस डेल्टा A बटे डेल्टा T बराबर होगा माइनस 1/2 डेल्टा B बाई डेल्टा T के। इसमें कोई शक, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। क्या यह मान इस मान के बराबर है? इसमें कोई शक? अरे पहले बोल दो, इतना क्लियर हो गया, तुमने तो जवाब भी दे दिया। क्या ये होगा? होगा। तो ये दोनों पद बराबर है, बराबर है, तो इसका माइनस इसके माइनस से छम छम हो गया। क्या हो गया? क्या डी, अच्छा करो ही मत, चाहे मत करो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो रखना भी था। तो इसके घटने की दर का मान कितना दे रखा है? 2.6। तो इसके घटने का मान दे रखा है 2.6 इंटू 10 की घात -2। कैपिटल M का मतलब मोलरता, मोल पर लीटर ही तो है वो। ओके, बराबर माइनस 1/2 या 1/2 माइनस डेल्टा B बाई डेल्टा T है। तो इसका मान ज्ञात करना है, 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। कितना आएगा ये? 26 दूनी 52, 5.2 गुणा 10 की घात -2, इसका मान थर्ड। तो अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया, तो क्या आपको ऐसा लगा कि यार ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन सकते? क्या अभी जो मैंने आपको बताया, क्या इनका आपने ये समझ पाया कि ये क्वेश्चन नहीं बन सकते आपसे? अब ये बराबर तो होंगे ना बेटा, इसकी घटने की दर इसकी घटने की दर के बराबर है, परंतु इसका रस समीकरण मिति गुणांक भी तो लगाना पड़ेगा ना, जो अभी तक हमने पढ़ा। हाँ या ना? बना सकते हो? तो एक क्वेश्चन बनाओगे। अगर t बराबर, अरे t बराबर 0 क्यों ही रखना है तेरे को? वो थोड़ी ना पूछ रहा है इसमें तू t बराबर 0 रख।
इसकी सांद्रता इतनी, इसकी सांद्रता ज्ञात करो, खत्म। ये पूछ रहा है तुमसे, तो ये वाला क्वेश्चन करोगे, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करोगे आप। सर छुट्टी कर दीजिए, आज पाठ सर 11 बजे पढ़ाएंगे। भाई मैं क्यों हर बार भुगतू तुम्हारा। हाँ वेरी गुड बेटा, ये सब नीट के ही क्वेश्चन है। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, 2N2O5 गिव्स 2NO2 4NO2 प्लस O2। NO2 की सांद्रता 4 सेकंड में इतनी बढ़ जाती है, तो निम्न की सांद्रताओं की गणना करें। ये वाला क्वेश्चन आप देखो ध्यान से भाई। सबसे पहले तो मैं क्या बोल देता हूं, आपकी एक्स्ट्रा क्लास है गुरुवार को 2 बजे से, ओके। टेस्ट का सिलेबस केमिकल बॉन्डिंग है, प्लस इलेक्ट्रो है, बार बार नहीं पूछेंगे आप, प्लस केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी है, कल जितना पढ़ लेंगे, और एक सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, विलियन वाला चैप्टर है। तो बार बार पूछ करके क्लास का टाइम वेस्ट ना करें। हाँ क्लियर, ओके। नहीं केमिकल बेटा थोड़ा सा, ये जितना कल तक पढ़ेंगे, ये तो स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। अरे नहीं, ये मध्यम गति की अभिक्रिया है ना बेटा। तो अब जरा देखो ध्यान से, इस अभिक्रिया में क्या करना है, कैसे करना है, क्या दे रखा है, क्या पूछा गया है, उस पर समझो जरा। NO2 के निर्माण का वेग आपसे पूछ रहा है, NO2 का निर्माण का वेग, NO2 कैसे बनेगा। फिर O2 के निर्माण का वेग पूछ रहा है, N2O5 के विलुप्त होने का वेग पूछ रहा है, अभिक्रिया का वेग पूछ रहा है। कर लोगे आप इस क्वेश्चन को? क्या आप इस क्वेश्चन को खुद करेंगे? क्या आप खुद करेंगे या फिर मैं करवाऊं? फिर मैं करवाऊंगा तो भी देखो 4 पार्ट है, फिर टाइम खिंच जाएगा, फिर बोलोगे सर क्लास छोड़ दो, क्लास छोड़ दो, क्लास छोड़ दो। ओके, ट्राई करना आप घर पर, मैं अगली क्लास में फिर करवाऊंगा, होमवर्क है, चिंता मत करो बेटा। ओके, ट्राई करना इसको। देखो NO2 की सांद्रता 4 सेकंड में इतनी हो जाती है, तो आपको तो क्या निकालना है, सांद्रता में परिवर्तन निकालना है, हाँ या ना। तो उस हिसाब से इसकी सांद्रता में परिवर्तन निकालना। सबसे पहले क्या करना आप, देखो मैं कितने टॉपिक सोच के लाया था यार, ठीक। यहां पर सबसे पहले आप क्या निकालना, NO2 उत्पाद है तो D NO2 बटे DT निकालना सबसे पहले। तो सांद्रता कितनी हो जाती है, 0 से 4 सेकंड में इतनी हो जाती है, सांद्रता इतनी बढ़ गई, गुणा 10 की घात -2, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय 4। तो इसको सोल्व करना, आपके पास क्या मान आएगा, आपके पास NO2 की सांद्रता में परिवर्तन आ जाएगा। देखना ध्यान से, ये तो आपको क्या दे रखी है भाई, इतने 4 सेकंड में इतनी हो गई, तो परिवर्तन निकालते ना, वेग क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो परिवर्तन, सांद्रता इतनी, परिवर्तन में लगा समय, तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर आपको बाकी चीजें देखनी है, ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से सोचिएगा और इनको देखिएगा। हाँ ठीक है, कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं है भैया, लिखा हुआ है ना सैटरडे को है, मतलब यहाँ पे गुरुवार को है, थर्सडे को है। ओके, तो आप सभी का, हाँ ठीक है, सोल्यूशन नहीं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।